आज हम फंडामेंटल की क्लास शुरू करेंगे जिसके अंदर मैं आज नया टॉपिक सिखाने वाला हूँ। माइक्रो प्रोसेसर क्या है और इसके बारे में और चीज़ें जानेंगे। इसके साथ सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा। बाकी की चीज़ें मैंने कल बताई थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ ली होगी और याद कर ली होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे मेरे स्टूडेंट स्टूडेंट है वो मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में या आगे जब क्लास लूंगा उसमें मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, मैं आज के लिए आपका जो आज स्लाइड होती है वो मैं बना नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं आपको पीडीएफ फाइल का समझा रहा हूँ। पीडीएफ फाइल आपको ग्रुप में मिल जाएगी और आपको जो ऐप है उस ऐप में मिल जाएगी स्टडी मटेरियल के अंदर, वहां पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास नोट्स है उस नोट्स में भी आपको अवेलेबल है, ये आपकी चीजें हैं जो नोट्स में भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। और मैं स्लाइड बना नहीं पाया हूँ आज, इसलिए आपको स्लाइड पे ये मैटर पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, यहाँ कवर करते हैं इस चीज को। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में मैंने चौथी पीढ़ी में बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर एक चिप का नाम है और ये चिप माइक्रो चिप कहलाती है। इसका मतलब माइक्रो यानी कि छोटी चीज है और प्रोसेसर यानी कि वो उसको चलाने वाली चीज। प्रोसेसर का मतलब होता है जो हमारे लिए जो हम कमांड देते हैं कंप्यूटर में, उस कमांड पे काम करना, तो उस कमांड को काम करने वाला। ठीक है, तो माइक्रो माने छोटा, प्रोसेसर मतलब हमने जो डाटा दिया है उस डाटा पर काम करने वाला। इस प्रक्रिया को माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को नहीं कहेंगे अपन, जो इस काम को करता है उस चीज को हम सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा चिप है जो मदरबोर्ड के मध्य में लगा होता है, मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। कहाँ लगा होता है ये बता चुका हूं मैं कल, कल के लेक्चर आप देख लीजिए, मालूम चल जाएगा कि कहाँ लगाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल आजकल आप मोबाइल में, लैपटॉप में और डेस्कटॉप में सब जगह पे देखने मिल जाता है। अन्य भी चीजें आती हैं जैसे कि वॉच जो आती है आपकी, वह भी लग के आता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता को हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसकी स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। यानी कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज का होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना छोटा होगा, नैनोमीटर होगा, उतना ही तेज होगा। तो जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज का होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। मान लीजिए कि आपके फोन का माइक्रो प्रोसेसर 2.0 गीगाहर्ट्ज का है, तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 2 अरब 2 बिलियन निर्देश को, इंस्ट्रक्शंस को चला सकता है। अभी बात करें तो कंप्यूटर के अंदर इंटेल 9 सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, और मोबाइल के अंदर देखा जाए तो मैकिंटोश एप्पल का जो प्रोसेसर है सबसे तेज प्रोसेसर माना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का इतिहास मैं बताता हूँ शॉर्ट में। पहला पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सबसे पहले 1970 में हुआ था, बताया था मैंने। उस समय जो प्रोसेसर बनाया था वो 4 बिट का था, इसको लोग 4004 प्रोसेसर कहते थे। इसके बाद जापानी कंपनी ने, ये इंटेल कंपनी ने इसको बेचा था इसको। दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर की दूसरी बार जब बनाया गया 74 में बनाया, 8 बिट का बनाया, और 8 बिट का प्रोसेसर बनाया गया, इसका नाम 8008 रखा गया। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया 78 में और 16 बिट का था, इसको 8086 कहते थे। 80286 गलत लिखा हुआ है, ये 80286 नंबर है, ये सही कर लीजिए आप। माइक्रो प्रोसेसर का चौथी बार बनाया गया 1990 में, और ये 32 बिट का था और ये काफी तेज था, 4 GB रैम को सपोर्ट करता था। और फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन है वो 64 बिट का प्रोसेसर चल रहा है इस समय। 64 बिट का प्रोसेसर कंप्यूटर में लग के आता है। इसको हम चेक कैसे करेंगे वो चेक करना बताता हूं। जिस पीसी दिया हुआ है इस पर राइट क्लिक करेंगे,
और प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख कर आएगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट बेस ही इसमें प्रोसेसर है। तो हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है 64 बिट का है और 1.6 गीगाहर्ट्ज 2.3 इसकी स्पीड जो है ये है 1.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। i5 4 जनरेशन है, लिखा हुआ है 4200 लिखा हुआ है, 4 मतलब 4 जनरेशन का, या 5 लिखा होता है तो ये क्या होगा 5 जनरेशन का होगा, 7 लिखा होगा तो 7 जनरेशन का होगा। i5 4 जनरेशन है, 1.6 गीगाहर्ट्ज की इसकी स्पीड है, 4 GB इसमें रैम है और ये 32 बिट प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, सॉरी 64 बिट, और 64 बिट ओएस भी इसके अंदर इंस्टॉल है। चलिए लौट के आते हैं वापस प्रोसेसर के पास ही थ्योरी में। तो इसमें लेटेस्ट प्रोसेसर इंटेल का जो प्रोसेसर है 64 बिट है और i9 है आई थिंक सबसे लेटेस्ट, और इंटेल ने 2001 में इसको बनाया था, 64 बिट प्रोसेस को 2001 में बनाया था जो काफी तेज था और ये 1 सेकंड में 10 अरब निर्देश को ट्रांसफर कर सकता है। ये 4 GB रैम को सपोर्ट करता है, 8 GB रैम को, सॉरी, तो 8 GB रैम को सपोर्ट करता है। प्रेजेंट में तो काफी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए कंप्यूटर बनाए गए हैं। प्रेजेंट में तो अपन 16 GB 32 GB तक के मैंने लैपटॉप देखे हुए हैं जिसमें 32 GB रैम सपोर्टेबल रहती है। इसके आगे अपन चलते हैं, कोर प्रोसेसिंग क्या है। तो प्रोसेसर कोर क्या होता है, आजकल आपने सुना होगा सिंगल ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वो क्या होता है, कोर का मतलब क्या है। कोर का मुख्य कार्य यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को चलाना होता है। ये मदरबोर्ड में लगा हुआ छोटा सा एक चिप है, कोर एक चिप होती है, ठीक है, जो किसी भी कंप्यूटर में जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा तेजी से कंप्यूटर काम करेगा। और एक कोर वाले प्रोसेसर को सिंगल कोर कहा जाता है, 2 कोर वाले को ड्यूल कोर कहा जाता है। सिंगल कोर प्रोसेसर ड्यूल कोर की अपेक्षा स्लो काम करेगा, जाहिर सी बात है। सिंगल कोर का प्रोसेसर होता है, ड्यूल कोर 2 कोर का प्रोसेसर होता है, क्वाड कोर 4 कोर का होता है, हेक्सा कोर 6 कोर का होता है, ऑक्टा कोर 8 कोर का होता है, डेका कोर 10 कोर का होता है। ये सीपीयू के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें 10 भागों में बांटता है और उन पर काम करता है, उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इन्हें हाइपर थ्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ज्यादा नॉलेज लेनी है तो आप इस लिंक के द्वारा, इस लिंक को आप कॉपी करके अपने ब्राउजर में डालेंगे या हूबहू इसे टाइप करेंगे तो इस ब्राउजर पर, इस वेबसाइट में पहुंच जाएंगे, जहां से आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम क्या है, बताइए। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या यूजर से मिलकर बना होता है, अर्थात कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सिस्टम का ग्राफ बनाया गया है। ये कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर और एक यूजर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर तीनों मिलकर ही कंप्यूटर सिस्टम को चला सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपके पास हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है लेकिन हार्डवेयर नहीं है तो आपके उस सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है। आपके पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन चलाने के लिए कोई यूजर नहीं है तो क्या उसका कोई मतलब होगा। आपके पास एक गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं है तो उस गाड़ी का कोई सेंस निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से ये है, यूजर नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल पाएगा। हार्डवेयर के 2 हिस्से बताए गए हैं, पेरिफेरल और सीपीयू। पेरिफेरल जो होता है वो चीजें होती हैं जिनको आप अलग से लगा सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि। इसके 3 पार्ट हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इन तीनों के अलावा जो बचता है, जो आपका सीपीयू, जिसे आप सीपीयू बोलते हैं, मेन जो माइक्रो प्रोसेसर था, उस माइक्रो प्रोसेसर का जो होता है उसके हिस्से होते हैं वो एएलयू, सीयू और एमयू। हालांकि 2 हिस्से होते हैं मेन, सीयू और एएलयू। एमयू उसका हिस्सा नहीं होता है, लेकिन एएलयू का कुछ पार्ट है जो कि मेमोरी का काम करते हैं, इसलिए उसको हमने एमयू बोला है और ये रजिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। सॉफ्टवेयर आपके 2 पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर के दिखते तो हैं लेकिन छू नहीं पाते। आपको ये स्क्रीन दिख तो रही है लेकिन इस स्क्रीन को आप छू नहीं सकते हैं,
इसलिए ये स्क्रीन सॉफ्टवेयर से बनी हुई है। और आप जिसको टच करते हैं, अपनी टच स्क्रीन को टच करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन को टच करते हैं, तो वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन जो होती है वो है आपकी हार्डवेयर, और जो उसके अंदर जो है वो है सॉफ्टवेयर। जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, टच नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम के लिए काम करता है, यानी कि कंप्यूटर के लिए काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो काम करता है हमारे लिए, यानी कि वे सॉफ्टवेयर जो हमने अपने लिए बनाए हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप है वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए उनको ऐप कहा जाता है। और आगे आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो ना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ना यूटिलिटी, यानी कि ना तो हमारे लिए जरूरी है और ना कंप्यूटर के लिए, लेकिन फिर भी हमारे लिए उपयोगी तो होती हैं। जैसे कि अगर आप नया मोबाइल लेके आते हैं और उस मोबाइल को लाकर जब पहली बार ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर ये आता है कि भाई इस मोबाइल को कब ऑन किया, मतलब कहाँ से ऑन करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, कहाँ से कैमरा ओपन होता है। यदि आप कोई नया ऐप डालते हैं, कोई नया गेम डालते हैं, तो वो बताता है कि गेम कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से चलेगा, कहाँ पे रन होगा, कहाँ से दौड़ाना है, किस बटन से पुश होगा, किससे फास्ट होगा, किससे स्लो होगा, किससे वो जंप मारेगा, मालूम चलता है, बताता है। मुझे बताने के लिए जो प्रोग्राम डाला गया है वो प्रोग्राम यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, वो हमारी हेल्प करता है। एक लर्निंग टोटल प्रोग्राम होता है हमारे लिए, तो वो होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। तो 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, और यूजर के बारे में आप अपने बारे में जो बताना चाहें बता सकते हैं। चलिए जानते हैं, थोड़ा सा लिखाया गया है। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और इनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और आपकी मोबाइल की टच स्क्रीन। आपका मोबाइल भी एक पूरा हार्डवेयर ही है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अन्य शब्दों में डाटा के, जो डाटा से मिलकर के प्रोग्राम बनता है और प्रोग्राम से मिलकर के सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसा कि टाइपिंग मास्टर, पेंटिंग और कैलकुलेटर। और जो आप वीडियो देख रहे हैं वो भी बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर बनी हुई है। ये वीडियो भी एक प्रकार से ही सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से चल रहा है, प्ले हो रहा है। सीपीयू क्या है? ब्लो डायग्राम समझाइए या ब्लो डायग्राम बताइए। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 3 भाग होते हैं, एक तो सीपीयू, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, सीपीयू जो होता है, उसमें फिर से 2 भाग होते हैं, एक एएलयू और एक सीयू। मैंने बताया सीपीयू 2 भाग होते हैं। तो सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये 3 चीजें इसमें काम करती हैं, एक तो खुद का सीपीयू काम करता है, एक आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस काम करती है, और बाकी के सीपीयू के अंदर बन जाती है। तो 2 स्टोर मिलेंगे अपन को, एएलयू और सीयू मिलेंगे। निर्देश का वो सेट जो कच्चे डाटा के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में कंप्यूटर को दिया जाता है, उस डाटा को हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में देते हैं। जैसे कि मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, तो ये माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन क्या है? रॉ मटेरियल है मेरे लिए। बाद में इस डाटा को सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, और फिर आउटपुट डिवाइस उसको हमारे सामने दिखा देता है या प्रिंट कर देता है। तो इनपुट डिवाइस हम बता चुके हैं क्या है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के डाटा को इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में डाटा को फीड करने के लिए जिस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है, जो डिवाइस कंप्यूटर में डाटा अंदर पहुंचाती है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी कीबोर्ड और माउस, बायोमेट्रिक मशीन, स्कैनर, लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्क रीडर आदि। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस का जो यूज है वो क्या चीज है? आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम जो कुछ भी डाटा कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट बनाता है, उस रिजल्ट को हमें सीपीयू दिखाता है, उस रिजल्ट को ही हम आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट डिवाइस, जिस डिवाइस पर रिजल्ट दिखता है उस डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा, जब कंप्यूटर काम कर लेता है डाटा के ऊपर, तो उसे वो मेमोरी में सेव कर देता है, और यहीं से डाटा सीपीयू, हम जो कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं तो वो सीपीयू मेमोरी में जाता है। भेजने के बाद सीपीयू उस पर काम करता है,
और काम करने के बाद दोबारा फिर से मेमोरी में उसे सेव कर देता है। आपने डाटा भेजा, सीपीयू ने काम किया, काम करके फिर से मेमोरी में सेव कर दिया और यहीं से डाटा आउटपुट में आपको दिखाई देगा। आप इनपुट कर रहे हैं, मेमोरी में जा रहा है, मेमोरी से सीपीयू काम कर रहा है, काम करके मेमोरी में सेव हो रहा है, फिर आपको आउटपुट में दिख रहा है। ठीक है, ये काम पूरा होता है। तो डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दिया जाता है। बाद में पुनः इसी मेमोरी से सीपीयू डाटा प्राप्त करने के बाद तो उसे काम करने के बाद उसे डाटा सेव कर देता है मेमोरी में और फिर यहीं से सेकेंडरी मेमोरी से ही कंप्यूटर जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा जाता है और प्राइमरी मेमोरी से आपको यहाँ पे आपके आउटपुट डिवाइस पे दिखाई देता है। तो ये आउटपुट डिवाइस की हेल्प से आपको दिखाई देता है। आउटपुट डाटा जैसे कि प्रिंटर का प्रिंट भी हो जाता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंट नहीं किया है, देखा गया है तो वो आउटपुट डिवाइस है। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वीडियो वो आपकी आउटपुट है और वो आउटपुट डिवाइस जो दिखा रही है स्क्रीन, तो स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू क्या होता है? दो चीजें हो चुकी हैं आपकी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सीपीयू पे आते हैं। कंप्यूटर के भीतर की जो मेन यूनिट होती है, मेन जो डिवाइस होती है उसे सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर होने वाली सारी क्रियाओं को, सारी घटनाओं को कंट्रोल करने का काम सीपीयू ही करता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। यह आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रिया दोनों को कंट्रोल करता है और ये अरिथमेटिक क्रियाएं भी करता है, लॉजिकल क्रियाएं भी करता है, यानी कि एएलयू के माध्यम से काम करता है। तथा इसकी प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन निर्देश और प्रोसेसिंग के संबंधित डाटा को संभालने का काम करती है। जब कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी डाटा जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी में सेव हो जाता है और वहां से सेव करने का काम भी ये सीपीयू के अंदर कुछ जगह होती है डाटा सेव किया जाता है। तो सीपीयू का कुछ पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी जिसे बोलते हैं, वो सेक्शन जो होता है वो सेक्शन डाटा को संभालने का काम भी करता है। जब कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाएं, गतिविधियां प्रोसेसिंग के माध्यम से, प्रोसेस के माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से ही की जाती हैं, यानी कि माइक्रोचिप के माध्यम से ही की जाती है। यह सभी डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है। सीपीयू के समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम, उनको देखने का काम जो करता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। इसलिए हम इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और सीपीयू के तीन हिस्से बताए गए हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट और रजिस्टर यूनिट। तो फिर से बोलूंगा कि सीपीयू जो होता है वो एएलयू प्लस सीयू से मिलकर बनता है। मेमोरी नहीं होती इसकी, लेकिन सीपीयू के अंदर एएलयू जो होता है उसमें कुछ पार्ट होते हैं जो मेमोरी का काम करते हैं, या कह सकते हैं कि सीपीयू के अंदर अब आजकल एक खास मेमोरी इस्तेमाल की जाती है जो डाटा को रन टाइम पे सेव करने का काम करती है, वो रजिस्टर कहलाते हैं। तो अलग से मेमोरी इसमें लगाई जाती है सीपीयू के अंदर, वो मेमोरी यानी कि रजिस्टर भी इसे पर कहते हैं। तो तीन पार्ट सीपीयू के यहाँ बताए जाएंगे। वैसे मेन पार्ट दो ही होते हैं, एएलयू और सीयू, इन दोनों से सीपीयू मिलकर बना होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सीयू क्या होता है? सीयू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी कि नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये डिवाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कंप्यूटर के विभिन्न भागों को कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट ही यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश को कंट्रोल करती है और यूजर के डाटा को लेने के बाद आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने का काम भी करती है। इनपुट डिवाइस से डाटा लेना और आउटपुट डिवाइस तक डाटा पहुंचाने का काम सीयू ही करता है। अर्थात इनपुट से डाटा लेना और आउटपुट डिवाइस तक डाटा पहुंचाने का काम सीयू ही करता है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है क्योंकि ये गुणा भाग करने का काम करता है। ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये एएलयू जो होता है उसका नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। एएलयू सभी तरह के अंकगणितीय क्रियाएं करता है और सभी तरह की तार्किक क्रियाएं भी कर सकता है। अंकगणितीय क्रिया मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ऐसे काम कर सकता है। और बाकी कुछ चीज ऑन है, ऑफ है, चालू है, बंद है, सही है, गलत है, ये पता करने का काम जो होता है वो लॉजिकल काम करता है। लॉजिकल यूनिट करती है ये काम। दो काम हो गए इसमें, ये हो गया अरिथमेटिक और एक लॉजिकल काम। तो लॉजिकल काम भी करता है और अरिथमेटिक काम भी करता है। एएलयू दोनों काम करने के लिए जिम्मेदार कौन है? एएलयू जिम्मेदार है। इसीलिए इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं क्योंकि यही काम करता है कंप्यूटर के अंदर गुणा भाग करने का। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है। यह एक स्टोरेज एरिया है। यहाँ पर डाटा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद
यह सभी टाइम मेमोरी में स्टोर होता है। यानी कि हम जब कंप्यूटर में काम करते हैं और काम करते समय जब कोई काम चल रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो सेव होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में। और प्रोसेसिंग करते टाइम आप ये प्रोसेसिंग करते समय ऐसा करो यहाँ पे, तथा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होते समय डाटा जिस जगह सेव होता है उस जगह को हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। ये आप सही सेंटेंस नहीं बनेगा यहाँ पे कि कंप्यूटर की वह एरिया होता है जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा होता है किसी काम पे, तो उस समय डाटा को टेम्परेरी रूप से सेव करता है। तो टेम्परेरी सेव करने के लिए जिस जगह सेव करता है उस जगह को हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। जब डाटा एवं निर्देश इनपुट डिवाइस द्वारा सीपीयू को भेजे जाते हैं तो सबसे पहले वो जहाँ सेव होते हैं उसे हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ तक कंप्यूटर का ये सीपीयू के बारे में होगा। ब्लॉक डायग्राम ये दिया हुआ है, इसका संदर्भ समझने की कोशिश करते हैं। ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, आप डाटा भेजेंगे तो वो जाएगा कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी से अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं लगी है तो प्राइमरी में जाएगा। और प्राइमरी मेमोरी जाने के बाद इसे ये भेजेगा सीयू के पास, और सीयू इसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में। फिर इसे जैसे मान लीजिए आपने 2+2 टाइप किया, आपने 2+2 इनपुट किया तो 2+2 गया इसके अंदर, यहाँ जाने के बाद बाइनरी में सेव हो गया, उसको सीयू ने कन्वर्ट किया बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दिया 0-1 में। ठीक है, 0-1 में कन्वर्ट किया। 0-1 के बाद इस एएलयू ने उसको प्लस का सेक्शन देख करके उसको गुणा भाग कर दिया, जोड़ कर दिया, और फिर वापस ही सीयू के पास पहुंच गया। सीयू उसका जो 4 आंसर बनेगा उस 4 आंसर को एएलयू ने 4 बना दिया, उस 4 को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज किया सीयू ने और भेज दिया मेमोरी के अंदर। और इसी मेमोरी से डाटा कहाँ आता है, आउटपुट डिवाइस पर आ जाता है। इसी डिवाइस से कहाँ आता है, आउटपुट डिवाइस डाटा आ जाता है। अब सोच रहे होंगे सेकेंडरी मेमोरी का क्या यूज है। सेकेंडरी मेमोरी का यूज ये है जब का डाटा को हम जब सेव नहीं किया है तो प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है, जब सेव कर देते हैं इसको हम परमानेंट तो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारी वीडियो सेव होंगी हमारी तो वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव है, बहुत सारे फोटो सेव होंगे आपके तो वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव है। जैसे आपने उस फोटो को ओपन किया, उस वीडियो को प्ले किया तो वो प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, और प्राइमरी मेमोरी से आपके पास आउटपुट डिवाइस पे दिखने लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये काम करेगा। और ये आपकी ब्लॉक डायग्राम आप थोड़ा सा देख लीजिए, बनाकर सीख लेना, इसको जो सा बनाना आपको याद हो जाएगा। ये पेपर में बना के आना पड़ेगा, डीसी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अपन आते हैं रजिस्टर क्या होता है। आज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको, सीपीसीटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीपीसीटी के एग्जाम में और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रजिस्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। जैसे उसने पूछा कि निम्न में से सबसे तेज क्या है, कैश मेमोरी, रजिस्टर या एक्यूमुलेटर। वहां पर एक्यूमुलेटर सबसे ज्यादा तेज होगा। एक्यूमुलेटर नहीं दिया है तो रजिस्टर तेज होगा, और रजिस्टर नहीं दिया है तो कैश मेमोरी सेव होगा। ठीक है, तो 3 आपकी चीजें हैं, कैश मेमोरी, इससे ज्यादा तेज होता है रजिस्टर, इससे ज्यादा तेज होता है एक्यूमुलेटर। सबसे फास्ट बताएंगे एक्यूमुलेटर, उससे कम रजिस्टर, उससे कम कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए आते हैं। रजिस्टर एक बहुत ही तेज मेमोरी है जिसका प्रयोग डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। बहुत सारे डाटा सीपीयू में होते हैं, सेव किया जाता है, उनको सेव करने के लिए हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं तो वह रजिस्टर में लाके सेव हो जाता है, और सिस्टम के प्रोसेस के बाद वहाँ आउटपुट मिल जाता है, और वो भी रजिस्टर में ही सेव होता है और रजिस्टर से हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा डाटा को प्रोसेस करते समय सेव करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से काम करते हैं बताता हूं मैं आपको। ये 3 काम करता है, फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। फेच करने का मतलब होता है, फेच का मतलब हो गया, ऑपरेशन का मतलब क्या है, इसका प्रयोग यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश को लेना होता है। फेच माने लेना हो गया, जब कोई डाटा दिया जाता है इनपुट डिवाइस से तो डाटा को लेना, उसको क्या कहते हैं अपन, फेच करना कहते हैं। आगे दिया है डिकोड करना, यानी कि ऑपरेशन का प्रयोग इंस्ट्रक्शन को इंटरप्ट करने के लिए किया जाता है, अर्थात सीपीयू ये देखेगा कि कौन सा काम, कौन सा ऑपरेशन करना है। डाटा आपने दे दिया मतलब फेच कर दिया, अब उसको कौन सा काम करना है मतलब डिकोड करना हो गया, कौन सा काम करना है, और फिर काम कर देना यानी कि उसको एग्जीक्यूट कर देने का काम यहाँ पे होगा।
इसका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट ऑपरेशन को सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट करना कहते हैं, और सीपीयू के द्वारा आउटपुट डिवाइस जो होती है, तो आउटपुट जो प्राप्त होता है वो मेन मेमोरी में स्टोर किए डाटा से होता है। वो मेन मेमोरी से ही प्राइमरी मेमोरी में डाटा जाता है, और प्राइमरी मेमोरी से हमको डाटा प्राप्त होता है। ठीक है, बाद में डाटा दिखाई देता है। रजिस्टर दोनों प्रकार की मेमोरी में डाटा को सेव करने का काम करता है। वो प्राइमरी में भी सेव करता है और सेकेंडरी में भी सेव करता है, दोनों में सेव करता है। और रजिस्टर में डाटा जो सेव होता है वो टेम्परेरी बेस पर डाटा सेव किया जाता है, इसलिए सीपीयू के भाग होल्ड करके रखता है। सीपीयू के भाग को होल्ड करके रखता है केबल, बाकी चीजों को सेव करके नहीं रखता है, और परमानेंट नहीं करता है, डाटा को परमानेंट सेव नहीं करता है, टेम्परेरी डाटा को सेव करने का काम करता है। ये मेमोरी हर कंप्यूटर में अलग अलग साइज की होती है। पेपर में आता है कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, या कंप्यूटर में हर कंप्यूटर में रजिस्टर का साइज क्या होगा, तो वो अलग अलग होता है, सब में सेम नहीं होता है। मेरे कंप्यूटर में अलग रजिस्टर होंगे, आपके मोबाइल में अलग रजिस्टर होंगे, आपके कंप्यूटर में अलग रजिस्टर होंगे, उनका साइज अलग अलग होता है, पर होता कम ही है। कितने प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ पे 9 टाइप बताए हैं, लेकिन आपको 6 टाइप याद करने हैं। बाकी के 3 टाइप जो है, यानी कि 6 करने हैं, बाकी के 3 टाइप जो होंगे वो 3 टाइप कॉमन है, तो आपको अलग से याद नहीं करने हैं, वो कॉमन है, पर अलग से नाम से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अलग से बताए हैं। आने वाले अगले नोट्स में मैं इन तीनों का मिक्स कर दूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बता देता हूँ कौन कौन से तीनों एक जैसे हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर और एमबीआर, ये तीनों के तीनों रजिस्टर एक जैसे हैं, तीनों का काम एक ही है। तो बताता हूं मैं क्या होता है एमएआर, क्या होता है आईआर, एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होते हैं, प्रोग्राम काउंटर क्या है, और एमबीआर क्या है, इंडेक्स रजिस्टर क्या है, डाटा रजिस्टर क्या है, और इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या है। चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है एमएआर के बारे में। तो एमएआर का मतलब होता है एक्टिव मेमोरी लोकेशन, सॉरी गलत दिया है, मैं भूल गया। इसका मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है इसका पूरा नाम, और ये रजिस्टर एक्टिव मेमोरी की लोकेशन को सेव करने का काम करता है। आपके प्रोग्राम में कोई डाटा चल रहा है जो एक्टिव है, तो वो एक्टिव किस जगह से डाटा आ रहा है, कहाँ जाके सेव होगा, तो उसकी लोकेशन जो होती है, एक्टिव मेमोरी की लोकेशन को सेव करने का काम करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये रजिस्टर इंस्ट्रक्शन के उस एड्रेस को रखता है जहां से वो डाटा आ रहा होता है, और इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट होने के बाद डाटा कहाँ सेव होगा, ये भी इस डाटा को सेव करने का काम इसी रजिस्टर में किया जाता है। तो ये एक्टिव मेमोरी की लोकेशन को स्टोर करने का काम करता है, उसके एड्रेस को सेव करने का काम करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है, ये प्रोग्राम जो एक्टिव मेमोरी है, करंट जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको सेव करने का काम करता है। करंट डाटा जो सेव होगा वो आईआर में सेव होगा, जो होगा आईआर के अंदर। करंट डाटा कहाँ सेव होगा, आईआर में सेव होगा, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ सेव होगी, वो एमएआर के अंदर सेव होगी। लोकेशन सेव हो रही है एमएआर के अंदर, और डाटा सेव हो रहा है आपका आईआर के अंदर। दोनों में अंतर आ गया। एड्रेस रजिस्टर का मतलब क्या होता है, एड्रेस रजिस्टर का प्रयोग भी एड्रेस को स्टोर करने के लिए करते हैं। बेसिकली किसी डाटा के मेमोरी एड्रेस को तब स्टोर किया जाता है जब या तो वो मेमोरी में लोड हो रहा होता है, या मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है। जब मेमोरी एड्रेस डाटा सेव करता है, जबकि मेमोरी एड्रेस तब तक डाटा को स्टोर करके रखता है जब तक डाटा की आवश्यकता होती है। मतलब डाटा चल रहा है, डाटा चल रहा है तो उसकी मेमोरी को सेव करके रखेगा कौन, ए आर। वही काम कौन कर रहा था, एम ए आर। तो एम ए आर और ए आर दोनों का एक ही काम है, दोनों का दोनों एक ही चीज पर एक ही चीज बोल सकते हैं। पेपर में अगर आता है कि निम्न में से एम ए आर क्या करता है, जो और या एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, दोनों का सेम काम है, दोनों का सेम यूज है, और दोनों अलग अलग ऑप्शन से पेपर में नहीं मिलेंगे। और यह लोकेशन उनके एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है, और ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के कंजक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, इसका प्रयोग सिस्टम के द्वारा जनरेट हुए रिजल्ट को सेव करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर का जो रिजल्ट बनता है उसको सेव करने का काम जहां होगा, उस रजिस्टर का नाम एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। पीसीआर मतलब पीसी मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर। मतलब हो गया प्रोग्राम काउंटर वह है जो एग्जीक्यूट होने वाले अगले इंस्ट्रक्शन को, आप प्रेजेंट में डाटा चल रहा है वो सेव किसके अंदर है, आईआर के अंदर। इसके बाद कौन सा डाटा सेव चलेगा, कंप्यूटर कहां से पहचानेगा,
क्योंकि प्रोग्राम काउंटर में जाके सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि सीडी चला रहे हैं आप, सीडी के अंदर 50 गाने चल रहे हैं, उसमें से आपने गाना नंबर 1 प्ले कर दिया, वो प्ले हो गया और प्ले करते करते आप गाना नंबर 10 तक पहुंच गए हैं, तो जो प्ले चल रहा है इस समय वो आपका आईआर में सेव है। उसके बाद 11 नंबर गाना प्ले हुआ तो वो आपका पीसी के अंदर सेव है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेव है। जी मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला है, समझाने के लिए बोला है, वैसे ही ये काम करेगा। ठीक है, जैसे गाना नंबर 10 चल रहा है तो वो आईआर में सेव है, और उसके बाद गाना नंबर कौन सा चलेगा 11, तो वो पीसी के अंदर सेव होगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर को भी कभी इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या प्रोसेस रजिस्टर भी कहा जाता था। हार्डवेयर मेमोरी होती है ये, और ये डिवाइस से संबंधित होती है जो एग्जीक्यूशन के दौरान करंट स्टेशन के लोकेशन को सेव करने प्रिंट करने का काम भी करती है। मेमोरी बफर रजिस्टर जो होता है वो भी वही है जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता है। एमबीआर को एमडीआर भी कहा जाता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को रजिस्टर भी कहते हैं अपन, जिन्हें रजिस्टर कहते हैं। ये कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट का रजिस्टर कहलाता है, और ये रजिस्टर एमएआर के द्वारा निर्धारित मेमोरी को ये कॉपी को सेव करने का काम करता है। यानी कि एमएआर की जो कॉपी होती है, जो काम करती है, एमएआर जो काम करता है उसी की एक कॉपी को अपने अंदर सेव कर लेता है सेम टू सेम। तो ये एमडीआर का ही काम कर रहा है, एमडीआर और एमएआर दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों में एक ही डाटा सेव है। ये फर्क है कि उसमें कॉपी है, उसमें ओरिजिनल है, पर काम तो वही है, डाटा वही सेव हो रहा है। इंडेक्स रजिस्टर मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में जितनी प्रोसेस होती है प्रोसेस का कोई ना कोई नंबर होता है, तो उसके इंडेक्स नंबर को सेव करने का काम करेगा इंडेक्स रजिस्टर। यह एक हार्डवेयर एलिमेंट होता है जो नंबर को स्टोर करके रखता है, और इस नंबर को इंस्ट्रक्शन में ऐड कर लिया जाता है, और ये डाटा जो होता है वो इंडेक्स रजिस्टर के अंदर सेव होता है। डाटा रजिस्टर क्या होता है, इस रजिस्टर का प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। इसका प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस में आने वाली टेम्परेरी डाटा को सेव करने के लिए करते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या हो गया, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम जो है वही काम इसका है। ठीक है, तो दोनों का एक हो गया, तीनों का एक हो गया, यानी कि 4, बाकी के मिलाकर के इसमें 6 ही बचेंगे। तो इस रजिस्टर का प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है, डाटा रजिस्टर का, और ये पेरिफेरल डिवाइस में आने वाले या जाने वाले टेम्परेरी डाटा को सेव करने का काम करता है। और इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा कम्युनिकेट होने वाले डिवाइस की इंफॉर्मेशन को सेव करने का काम करेगा। यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के डाटा को सेव करेगा, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस के डाटा को सेव करेगा। तो पेरिफेरल जो डाटा रजिस्टर जो काम कर रहा है वही काम आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर भी कर रहा है। तो यहाँ पे कुल 9 मैंने रजिस्टर बताए हैं, जिसमें से 3 कॉमन है, यानी कि आप देखेंगे तो आपको 6 रजिस्टर ही याद करने हैं। 6 ही होते हैं मेन, और 6 ही आपको याद करने हैं। कौन कौन से, एक तो होता है एम जिसे आप बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमएआर बोलते हैं, और एमएआर को ही बोला जाता है एमबीआर, और इसी को बोला जाएगा एआर। ठीक है, एक होता है आपका आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एक आपका होता है एक्यूमुलेटर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, 4 हो गए, 1 2 3 4। प्रोग्राम काउंटर के बाद आपका सेव होगा डाटा स्ट्रक्चर, इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स के बाद आपका आएगा इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो ये इनपुट आउटपुट रजिस्टर और डाटा रजिस्टर एक ही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही आपको याद करने हैं, 6 ही पेपर में ज्यादातर आते हैं। लेकिन डीसी वाले लिखने के लिए, बड़ा करने के लिए आप 9 लिख सकते हैं, लेकिन सीपीसीटी या किसी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर ये आपको 6 से काम चल जाएगा। लेकिन बाकी के नाम आपको याद करना पड़ेंगे, क्योंकि वो उस नाम से भी पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया कि वर्तमान मेमोरी का डाटा की लोकेशन कहाँ सेव होती है, उसने एमएआर नहीं दिया तो एमबीआर दे दिया हो गया, या उसने एआर दे दिया होगा आंसर में, तो वो ऑप्शन आपको पहचानना पड़ेगा। तो एमबीआर, एमएआर और एआर एक ही चीज होती है। ठीक है, इसके बाद जो मैं शुरू करूंगा दूसरी यूनिट शुरू करूंगा कल की क्लास में। आज की क्लास में मैं सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और ब्लॉक डायग्राम भी इम्पोर्टेंट चीज है।
ब्लॉक डायग्राम आपको याद करना है, प्लस आपको रजिस्टर भी आपको याद करने हैं। और आप चाहें तो पेपर के अंदर पूछा जाता है कि भाई ब्लॉक डायग्राम क्या है समझाइए, तो उसी के अंदर आप रजिस्टर को लिख के आ सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका आंसर बन जाएगा। और अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार पेपर में रजिस्टर क्या है ये भी पूछा गया है अलग से, तो वहां भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप डिपेंड करता है टाइम कितना बचा है, टाइम के अकॉर्डिंग आप वहां पे अपने टाइम को बांट सकते हैं, 6 लिख सकते हैं या 9 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। और आज मैंने जो पढ़ाया है उसको आप घर पे जाकर पढ़िए। आशा करता हूँ कि आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया होऊंगा। इसके बारे में कल आपसे पूछूंगा और नेक्स्ट कल की क्लास में मैं आपसे आगे यूनिट नंबर 2 के बारे में चर्चा करूंगा। और बहुत जल्दी आपको यूनिट नंबर 1 का टेस्ट भी मिलने वाला है, तो पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द में इसका आपको टेस्ट भी अवेलेबल कराऊंगा और वो टेस्ट सीरीज भी आप लगाएंगे। हो सकता है मैं उसकी टेस्ट सीरीज की वीडियोज भी दूं आपको, और वीडियोज नहीं दूंगा तो हमारे ऐप पर आपको इसकी टेस्ट लगाने के लिए आपको इसमें एक टेस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आप टेस्ट लगा सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट भी मैं डाल दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस सेट भी लगा पाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।